अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक है, होप सो कि इंशाल्लाह आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी और हम केमिस्ट्री के 2 यूनिट करेंगे फर्स्ट सीरीज इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जी बच्चों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेशन, ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेते हैं और इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। मेन पार्ट्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसका हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। चलें जी, अब डेफिनेशन और ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, ठीक है, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है बच्चों ये किधर से किधर तक, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो हमारा सिस्टम या जो आर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और आर्गन इन्वॉल्व होकर जो आर्गन सिस्टम बनाते हैं उसके नतीजे में कौन सा सिस्टम बनता है बच्चों हमारा? फिर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ठीक हो गया। चलिए, अब इसके अंदर होता क्या है? इन्वॉल्व इन टेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2। ऑक्सीजन को हम लेंगे, CO2 को हम बाहर निकालेंगे। दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। एक होते हैं इंटरनल, वो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस आ जाते हैं, क्रेब्स साइकिल आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन आ जाती है, तो वो है बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ये बेसिकली आप लोग इसको ब्रीथिंग भी कह सकते हैं, इसको गैसियस एक्सचेंज भी आम लफ्जों में आप लोग कह सकते हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलें, अब सबसे पहला इसका जो पार्ट है बच्चों वो है नोज या नेजल कैविटी। नोज या नेजल कैविटी, इसका फंक्शन क्या है? ये फिल्टर करता है, मतलब जो हवा आती है उसको फिल्टर करता है, हवा के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो नेजल कैविटी है, आप लोगों की जो नोज है इसके अंदर हेयर्स हैं बच्चों, देख रहे हैं ना आप लोग, इसके अंदर हेयर्स भी होते हैं, म्यूकस भी होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो हेयर्स होते हैं यही फिल्टर कर रहे होते हैं एयर को, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देते जिस्म के अंदर। चलें, उसके बाद जो एयर आती है उसको वार्म्स भी करते हैं बच्चों, उसके बाद मॉइस्टेंस इनकमिंग एयर उसको मोइस्ट भी करते हैं। ठीक हो गया। और ये पॉइंट ऑलरेडी बच्चों आ चुका है, ये देख लो स्टार, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है और ऑलरेडी एमडी कैट में आ भी चुका है। अब हम आते हैं फेरिंग्स पे। फेरिंग्स क्या काम करता है? फेरिंग्स ये कॉमन पैसेज है, ये कॉमन वे है, रास्ता है, ठीक है, आगे से फॉर एयर एंड फूड। एयर और फूड का ये कॉमन रास्ता कौन सा बच्चों? ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, फेरिंग्स आप लोग इधर भी पढ़ते हैं, इस वजह से ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। और ये नम्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अब आता है लेरिंग्स पे। लेरिंग्स क्या होता है बच्चों? ये वॉइस बॉक्स, ठीक है, MCQs आता होता है, ठीक है, मतलब जो वॉइस बॉक्स होता है उसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स का सेकंड नेम क्या है? तो वो लेरिंग्स है, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं लेरिंग्स के अंदर, ठीक है, जो कि साउंड की प्रोडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? साउंड की प्रोडक्शन। अब आप लोग उसको MCQ पूछ ले कि साउंड की प्रोडक्शन किसका काम है, तो वो बच्चों वोकल कॉर्ड का काम है। अगर वो वोकल कॉर्ड दे दे और लिरिक्स दे दे तो बच्चों इन दोनों में से आपने कौन सा चूज करना है? वोकल कॉर्ड चूज करना है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स लिरिक्स के अंदर ही पाए जाते हैं। अगर वोकल कॉर्ड्स ही नहीं पाए जाएंगे तो लिरिक्स क्या फिर बाजा बजाएगा आवाज़ पैदा करने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे समझ अब इस चीज़ की, ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर हुई है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेकिया। ट्रेकिया, अब इसको क्या कहते हैं बच्चों? वाइंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। विंड पाइप पढ़ें या वाइंड पाइप पढ़ें, जो भी कुछ पढ़ें आप लोग, यानी हवा की नली के, हवा की नाली कहते हैं। जिस तरीके से आप लोग एसोफेगस को क्या कहते थे? फूड पाइप कहते थे, ठीक है, यानी खुराक की नाली, इसको हम क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज, इसके अंदर कैसी पाई जाती है कार्टिलेज बच्चों? सी शेप कार्टिलेज पाई जाती हैं, ठीक हो गया। यानी इस तरीके से आप लोग, अगर मैं एक ये स्ट्रक्चर बना लूँ, ठीक है, ये मैंने पाइप बना लिया किस्म का, ठीक है। अब ये बच्चों इस तरीके से कार्टिलेज होती हैं, ठीक है, यानी सी शेप आप लोग देख रहे होंगे। आगे समझ अब इस चीज़ की, तो इसको क्या कहते हैं? सी शेप कार्टिलेज जो है जो इसको सपोर्ट करती है वेंट पाइप को, यानी ट्रेकिया को। चले, रिंग्स टू प्रिवेंट द कोलैप्स, ताकि ये कोलैप्स ना हो सके, ठीक है। आगे समझ इस चीज़ की। चले, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ब्रोंकिया यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये ब्रांचेस इनटू लंग्स। ब्रोंकी क्या होते हैं बच्चों? ब्रांच क्या जाते हैं? लंग्स में जाती है ना ये ब्रोंकी। अब देखो जहाँ से आप लोग आए, ठीक है, ये मैं एक मतलब वेंट पाइप मैंने बना लिया। अब यहाँ से आप लोग किधर जाएंगे? ये देख रहे हो? तो बच्चों ये जो मैंने बनाई है ये क्या है? ये ब्रोंकी मैंने बनाई है, ठीक हो गया। चलिए, ब्रांचेज इनटू लंग्स, ये लंग्स में ले जाती हैं, उसके प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, टर्शियरी भी होती हैं। ये मैं ब्रोंकी की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं ब्रोंक्यूल्स पे। स्मॉलेस्ट एयर पैसेज, ठीक है, लीकिंग कार्टिलेज रिंग। अब एक MCQs आता होता है कि सब में बच्चों कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है, लिरिक्स से लेकर फेरिंग्स, लिरिक्स सब के अंदर, मतलब आप लोग देखिए लिरिक्स के अंदर भी कार्टिलेज पाई जाती है। और कार्टिलेज कौन सी पाई जाती है ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे समझ इस चीज़ की, हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है, फिब्रस कार्टिलेज पाई जाती है, इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? ओके, कार्टिलेजिनस कार्टिलेज जो आप लोगों को पता होगा तो भी कौन सी इसके अंदर पाई जाती है, तो फिर आपका MCQs भी क्लियर हो जाएगा। मतलब ये अब कहाँ पे आप लोगों की कौन सा MCQs आता है? तो ये बच्चों MCQs आता था स्पोर्ट एंड मूवमेंट में, वो आप लोगों का जब कार्टिलेज वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ से MCQs बन सकता है। अब स्मॉलेस्ट एयर पैसेज वे है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर कार्टिलेज नहीं होती, सिर्फ इसी के अंदर ही कार्टिलेज नहीं होती। चलें जी, अब हम एल्वियोलाई पे आते हैं। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज,
एमसीक्यू ऑलरेडी एमडीकैट में पूछा और एक बार पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ, इसलिए 3 स्टार्स मैंने लगाए हुए हैं, बार बार पूछा हुआ इस एमसीक्यूज को। अब देखो बच्चों एलवीडी क्या है बच्चों, ये भी कैपिलरीज हैं। और मैंने आप लोगों को जब इम्यूनिटी का लेक्चर और सर्कुलेशन वाला चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था ऑनलाइन क्लास में, तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो भी बच्चों कैपिलरीज होती है ना, तो वो 1 सेल थिक होती हैं। कितनी होती हैं? 1 सेल थिक, क्योंकि यहाँ से एक्सचेंज होता है, चाहे वो ब्लड की कैपिलरीज हो वहाँ पे भी गैसियस एक्सचेंज होगा, चाहे वो आप लोग इधर एलवीडी में आके जाके पढ़ें, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ें, तो जहाँ पे भी कैपिलरीज होती है, तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ही हो रहा होता है, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। ओके, अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। चलिए, अब सराउंडेड बाय रिच कैपिलरी नेटवर्क, ओके हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, अब डायाफ्राम पे आते हैं। ये मेन मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ऑफ कोर्स बच्चों ये आप लोगों को पता है डायाफ्राम की जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज करती है, ठीक है, उसकी शेप चेंज होती रहती है जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर लंग्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है, या तो ये मोर डोम शेप बन जाता है या फिर ये लेस डोम शेप बन जाता है, ठीक हो गया, आगे समझ। और ये पॉइंट किस में आया हुआ है? नम्स में पूछा हुआ है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रिपीटेड पॉइंट देख लेते हैं एमडीकैट का। Alveoli are the primary site of gaseous exchange in human lungs due to their thin membrane and extensive surface area. कैपिलरीज का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक हो गया। जहाँ पे भी आप कैपिलरीज को देखेंगे ना, कैपिलरीज होती है इसलिए ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ा सकें, चाहे वो आप ब्लड कैपिलरीज पढ़ें या फिर आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एल्वियोलाई के नज़दीक पढ़ें, या फिर आप लोग नेफ्रॉन में चले जाएँ जहाँ पे वेजा रेक्टा आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे चले जाएँ। तो बच्चों जहाँ पे भी कैपिलरीज का बेड होता है ना, इट मीन्स वो क्या करता है बच्चों, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक हो गया। चलें जी, अब एक्सपेक्टेड पॉइंट हम देख लें नम्स के हवाले से बच्चों, तो वो फंक्शन ऑफ ट्रेकिया आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कार्टिलेज प्रिवेंशन होती है, और उसके बाद एल्वियोलाई ऑफ सरफेस एरिया डायनामिक्स, ठीक है, यानी एल्वियोलाई का क्या काम होता है और ट्रेकिया का क्या काम होता है। ये ट्रेकिया और एल्वियोलाई का मतलब आप लोगों ने गौर से देख लेना है, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आप लोगों ने बुक से रीड कर लेना है, आई समझ, ओके, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। चलें जी, ये 2 एमसीक्यूज एज यूजुअल आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में भी बताता होता हूँ कि ये आप लोगों ने करनी है, आप लोगों की असाइनमेंट है। चले नेक्स्ट मूव कर लेते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, पैसेज वे, यानी आप लोगों को हमने एक फ्लो चार्ट बना के दे दिया। फ्लो चार्ट का मतलब ये कि फ्लो शीट भी इसको आप लोग कह सकते हैं। देखो प्रोसेस कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज का। सबसे पहले मेरे बच्चों इनहेलेशन होती है। क्या होती है? इनहेलेशन होती है, ठीक है। इनहेलेशन कैसे होती है बच्चों? अब इनहेलेशन हाथों से तो नहीं होती ना, हमारी स्किन से तो नहीं होती। स्किन में इनहेलेशन, स्किन से इनहेलेशन किस में होती है? गैसियस एक्सचेंज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बच्चों टोड, ये जो मेंढक होती है वहाँ, वो स्किन से बच्चों करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो क्यूटेनस रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। चलें जी बच्चों, ये इनहेलेशन मतलब नोज और माउथ से होगी, उसके बाद कहाँ एयर जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में जाएगी, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया के बाद बच्चों ये ब्रोंकाई में आती है, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में आती है। अब ब्रोंक्यूल्स की भी आप लोगों को पता है, मतलब 2 टाइप्स हैं। आप लोगों की जो बुक है उसमें दी होंगी, पीटीपी में शायद नहीं दी हुई, एफटीपी में उन्होंने बताया हुआ है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को ना उसने बताया होगा कि कौन सा जो है ना वो ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व होता है, कौन सा नहीं होता। ये आप लोगों की अपनी असाइनमेंट है, ठीक है। मैं सारा कुछ बता दूं ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों ने जाके इन चीज़ को भी नहीं देखना, जाके आप लोगों ने बुक को भी नहीं देखना। इसलिए कुछ चीज़ें यू नो वेरी वेल कि मैं लेक्चर्स के दौरान कुछ चीज़ें हिडन रखता हूँ कि आप लोग जाके खुद सर्च करेंगे। सर्च किया, बुक देखेंगे, आप लोगों को फिर पता लगेगा। जब आप लोग बुक खोलेंगे ना तो फिर पता भी लगेगा, फिर दिल भी बैठेगा आप लोगों का। मतलब दिल बैठने का मतलब ये दिल जमेगा पढ़ाई में। ओके मेरे बच्चों, चलें जी, उसके बाद आते हैं ये एल्वियोलाई मतलब रीच करती है, पहुँच जाती है वहाँ तक। उसके बाद O2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजन जो है वो किसमें डिफ्यूज कर जाती है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती है। उसके बाद CO2 डिफ्यूज इनटू एल्वियोलाई। अब यहाँ से आप लोगों को पता हो जाए, एमसीक्यूज भी तो बन सकता है। O2 किस में डिफ्यूज हो जाती है? ब्लड कैपिलरीज में। CO2 किस में डिफ्यूज हो जाती है? वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है। मतलब एक्सचेंज हो रहा था ना गैसेस का। देन उसके बाद क्या होती है? एक्सहेलेशन। ओके, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। चलें जी, की पॉइंट्स देख लेते हैं, थिन वॉल्स देख लेते हैं। एल्वियोलाई हैव सिंगल सेल थिक वॉल फॉर रैपिड डिफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि एल्वियोलाई के इर्द गिर्द बच्चों क्या है? कैपिलरीज का नेटवर्क है, और कैपिलरीज एक सेल थिक की होती हैं। सरफेस एरिया को देख लेते हैं। ह्यूज सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोप एल्वियोलाई, ठीक है। मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोप एल्वियोलाई की वजह से ह्यूज सरफेस एरिया मिल जाता है। किसके लिए बच्चों? गैसियस एक्सचेंज के लिए। कैपिलरी नेटवर्क को देख लेते हैं। रिच ब्लड सप्लाई सराउंडिंग ईच एल्वियोलस। ओके, आगे समझ इस बात की। सरफेक्टेंट, अब केमिकल फ्लूइड है बच्चों सरफेक्टेंट। ये एमसीक्यूज एक मतलब पूछा हुआ है एमडीकैट में, एक मतलब पूछा हुआ, या तो 2017 या फिर 2019 के एमडीकैट जो था उधर आई थिंक आया हुआ है, और आया हुआ है, पक्की बात है ये। केमिकल फ्लूइड प्रिवेंटिंग एल्वियोलर कोलैप्स, ठीक है। ये सरफेक्टेंट क्या करता है बच्चों? ये केमिकल फ्लूइड है जो कि सरफेस टेंशन जो होती है उसको बच्चों कम करता है, ठीक हो गया, ताकि आप लोगों को जो एल्वियोलाई वो कोलैप्स ना करें। अब इसकी नेचर आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या है, ये भी आप लोगों के जिम्मे है। सरफेक्टेंट की नेचर क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको याद रखना है, सरफेक्टेंट की नेचर क्या है, ठीक है मेरे बच्चों। सरफेक्टेंट की नेचर क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी, जो आप लोगों के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं यानी एंटीबॉडीज़ हैं, उनकी नेचर क्या है, या फिर जो आप लोगों के रिसेप्टर्स हैं सरफेस मेम्ब्रेन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे, वो किस, तो वो दोनों ग्लाइकोप्रोटीन से थे। अब ये आप लोगों का काम है सरफेक्टेंट को जाके देखना, मैं तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। ओके,
चलें जी, अब आते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे हम आ जाते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहते हैं ओ बाइंड्स यानी O2 बाइंड, ऑक्सीजन बाइंड कहते हैं किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाई जाती है फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एमसीक्यूज बन सकता है कि जब ऑक्सीजन बाइंड करेगी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड की जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो वो कौन सा फिर कंपोनेंट बनेगा हमारे पास, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। चलिए जी, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। CO2 ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ए बाइकार्बोनेट आयंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बार बार एमडीकैट में आया हुआ है और नम्स में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजर हमारी जो CO2 बच्चों ट्रांसपोर्ट होती है वो किस फॉर्म में होती है, किस शक्ल में होती है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। अब किसी बुक में 70% लिखा हुआ है, किसी बुक में 75% लिखा हुआ है। अब वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं देगा, 70 और 75 इकट्ठा नहीं देगा, वो एक ही देगा, या तो 70 देगा या फिर 75 देगा। तो इन दोनों में से जो भी आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यानी 70% या फिर 75%। अब डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन लंग्स, डिफ्यूजन का प्रिंसिपल देख लेते हैं। O2 डिफ्यूजन्स मूव डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई यानी एल्वियोलाई टू लो यानी ब्लड कैपिलरीज में। इट मीन्स O2 की जो डिफ्यूजन हो रही है या मूवमेंट हो रही है वो पैसिव है, ठीक है। आगे समझ, यानी मूव डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर, हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे, एल्वियोलाई में, लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पे बच्चों, कैपिलरीज में। ओके, अब CO2 डिफ्यूजन देखते हैं, मूव्स डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई यानी ब्लड कैपिलरीज टू एल्वियोलाई। ऑक्सीजन मूव करेगी एल्वियोलाई से कैपिलरीज में, और CO2 मूव करेगी कैपिलरी से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से फिर बाहर हमारे मतलब बच्चों ये आपको पता है लंग्स कहाँ, एल्वियोलाई कहाँ पे पाई जाती है, लंग्स में, ठीक है। तो एल्वियोलाई से जो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद फिर जैसे लेरिंक्स, लेरिंक्स के बाद फिर बाहर ही निकलेगी ना हमारे इससे, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से भी निकलते, बाकी वेज भी हैं, और वो वेज आप लोग जानते हैं हमारे मतलब बॉडी किस तरीके से CO2 को खारिज करती है, ठीक है। और आप लोग जो कोका कोला बोतल्स पीते हैं, आप लोगों ने जब गैस इसका निकलता है तो इसके अंदर भी मेनली क्या होता है बच्चों, ये CO2 ही मतलब CO2 मेनली इसको ऐड किया होता है। चले रिपीटेड पॉइंट पे देख लेते हैं। O2 इज ट्रांसपोर्टेड प्राइमरी बाय हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है मेनली। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में होती है बच्चों, वो बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में होती है। आई समझ, तो ये दो पॉइंट्स थे जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, एमसीक्यूज आप लोगों ने देखने, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ये साथ दी गई है। चलिए अब गैसियस एक्सचेंज को डिटेल प्रोसेस और CO2 ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं। स्टेप पहला पढ़ लेते हैं डिटेल प्रोसेस का, कैसे मतलब ये ट्रांसपोर्ट होती है गैसेस, किस तरीके से जो है ना इनकी मूवमेंट होती है। एयर्स बच्चों इंटर लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रोसेस। अब देखो एयर्स जब इंटर होती है, ठीक है, यानी इनहेलेशन का प्राइमरी जो प्रोसेस है बच्चों वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। चलें जी, अब देख लेते हैं दूसरे प्रोसेस में। O2 डिजोल्व्स इन थिन मॉइस्चर फिल्म ऑफ द एल्वियोलर फ्लूइड। अब ऑक्सीजन किस में डिजोल्व हो जाती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि एल्वियोलाई से ये कैपिलरीज में जाती थी ना, तो सबसे पहले ये बच्चों क्या करेगी, डिजोल्व हो जाएगी थिन मॉइस्चर फिल्म ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड, जो एल्वियोलर के अंदर फ्लूइड पाया जाएगा उसके अंदर डिजोल्व होगी। उसके बाद O2 डिफ्यूजेस अक्रॉस एल्वियोलर एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड टू पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। अब गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, ये नहीं होता कि गैसेस निकाली, एक ड्रम से गैस निकाली दूसरे में डाल दी, इस तरीके से नहीं है। कैपिलरीज के अंदर बच्चों एपिथेलियम पे जाती है, एपिथेलियम आगे आप लोग जाके पढ़ेंगे भी सही, डिफरेंट एपिथेलियम की फॉर्म होती है, ठीक है। तो जो भी एक्सचेंज हो रहा था तो बच्चों जो ब्लड कैपिलरीज और एपिथेलियम के ही जरिए से होता है, ठीक है। तो ये वाली जो गैस है ना ऑक्सीजन, ये एल्वियोलाई से निकल के उसकी एपिथेलियम तक आएगी, और एपिथेलियम से बच्चों ये जो कैपिलरीज का बेड होगा, कैपिलरीज की लेयर होगी, उसमें ये बच्चों डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक हो गया। और वो कौन सी कैपिलरीज होंगी, पल्मोनरी कैपिलरीज। अब आते हैं ऑक्सीजन बाइंड करते किसके साथ, हीमोग्लोबिन। अब वो कैपिलरीज में पहुंच गई, कैपिलरीज में क्या होता है, पैसे पड़े होते हैं कैपिलरीज में, नहीं, कैपिलरीज में ब्लड होता है, ठीक है। O2 बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कहाँ पे भेज देते हैं, ब्लड में, और ब्लड कहाँ पे, कैपिलरीज में। ऑक्सीजन जाके बाइंड करेगी इसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि कैपिलरीज में है, ब्लड में है। अच्छा, अब जब बाइंड करेगी तो क्या बनाएगी, ये आप लोगों को पता, ऊपर भी हम पढ़ के आए थे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलें जी, अब फिफ्थ स्टेप देख लेते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी O2 टू सिस्टेमिक टिश्यू। अब ये सिस्टेमिक टिश्यू तक लेके जाएगी, यानी जहाँ जहाँ तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जिस टिश्यू को रिक्वायर होगी, तो ये वहाँ तक लेके जाएगी, ठीक है जी, बैठी नहीं रहेगी, इंतजार नहीं करेगी हमारा। चलें जी, अब CO2 प्रोड्यूस इन द टिश्यू सेलुलर रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज इनटू ब्लड कैपिलरीज। ओके, अब देखो जो CO2 बच्चों प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, वो किस में बच्चों डिफ्यूज हो जाती है, वो ब्लड कैपिलरीज में आती है। फिर ब्लड कैपिलरीज से बच्चों कैसे ये फिर एल्वियोलाई में आएगी। फिर मैंने वो आप लोगों को प्रोसेस बताया था एक्सहेलेशन का किस तरीके से होगी, एल्वियोलाई से फिर ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी, ब्रोंकी से फिर ये ट्रेकिया, ट्रेकिया से लेरिंक्स और फिर नेजल कैविटी के जरिए से बाहर। ओके, चलें जी, नेक्स्ट हम चले जाते हैं। उसके बाद बच्चों CO2 ट्रांसपोर्ट मोड्स देख लेते हैं। CO2 कैसे मूव करती है, बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में, और ये 70% यानी मेजर मोड है इसका, और ये इंपॉर्टेंट MCQs। उसके बाद कार्ब अमाइनो कंपाउंड, ठीक है, कार्ब अमाइनो कंपाउंड, ओके, ये 20% करती है। अब आप लोगों से एक पूछ लिया जाए, आप लोगों से MCQs पूछ लिया जाए कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट पे जाके जुड़ेगी, जरा ये मुझे बताओ। अमाइनो ग्रुप पे जाके जुड़ेगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे जाके जुड़ेगी, या फिर जो वेरिएबल ग्रुप है R ग्रुप है वहां पे जाके जुड़ेगी। तो जिसको पता होगा, जिसने सही तरीके से पढ़ा होगा, वो इसको जल्दी से पिक कर लेगा, भाई अमाइनो ग्रुप पे जाके जुड़ेगी, कौन से, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप पे जाके जुड़ेगी। चलें जी, उसके बाद बच्चों 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों डिजोल्व होती है वो प्लाज्मा के जरिए से ट्रांसपोर्ट होती है।
ठीक है। प्लाज्मा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था सर्कुलेशन में कि प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई थी। चलिए थी, अब हम जाते हैं CO2 डिफ्यूजेस इनटू एल्विलाई। CO2 क्या कहते हैं, एल्विलाई में डिफ्यूज हो जाती है एंड इज एक्सेल्ड, और ये बच्चों क्या पैसिव प्रोसेस है। ठीक हो गया, आगे समझिए इस चीज़ की, और ये AFNS में पूछा गया ये वाली चीज़। अब रिपीटेड MD-CAT पॉइंट्स देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस आर द प्राइमरी मोड ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन ब्लड सिस्टम या फिर ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। अभी आप लोग देखो, मैंने कितनी बार आप लोगों को एक ही चीज़ बताई है कि MCQ आया हुआ होता है, मतलब 70% 75% मेन मूड यही है, तो आप लोगों को ये बच्चों पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं एल्वियलस और कैपिलरीज का एक्सचेंज देख लेते हैं। एल्वियुलर एयर में हम देखेंगे हायर, ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लोअर पार्शियल प्रेशर किसका होगा बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। एल्वियुलर एयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं राइट लेफ्ट हार्पून्स, आप इसको छोड़ दो, आप सीधा इधर आओ, कैपिलरी ब्लड पे आओ। कैपिलरी ब्लड में वो था एल्वियुलर ब्लड, ये था कैपिलरी ब्लड। अब हम देखते हैं वो एल्वियुलर लेवल था, ये कैपिलरी ब्लड के लेवल पे देखते हैं। तो इधर बच्चों कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड में आप लोगों को पता है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है ना ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोग देखो, लो पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, हाई पार्शियल प्रेशर किसके, कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, कैपिलरीज में CO2 ज़्यादा, एल्वियुलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, यानी मैं ये मोड की बात कर रहा हूँ। अब फिर डिफ्यूजन कहाँ से होगी, ऑक्सीजन कहाँ से डिफ्यूज करेगी भाई, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, अब वो डिफ्यूज करेगी किस में, कैपिलरीज में, मतलब ऑक्सीजन एल्वियुलाई से कैपिलरीज में जाती है। अब कैपिलरीज में किसका लेवल ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो किस में डिफ्यूज करेगी, वो एल्वियुलाई में डिफ्यूज करेगी। ओके, अब ये तो नहीं है कि भाई CO2 का पहले ही लेवल पार्शियल प्रेशर जो है वो कैपिलरीज में ज़्यादा, वो दोबारा फिर कैपिलरीज में चली जाएगी, वो अंधी नहीं है भाई, ठीक है, वो अंधी नहीं है, उसने भाई डिफ्यूज करना है, पैसिव प्रोसेस करना है। तो पैसिव प्रोसेस कब होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, और वो कैसे होगा, वो कैपिलरी से एल्वियुलाई में आएगी। चलें जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड पॉइंट देख लेते हैं, मोड्स एंड एग्जैक्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। अब ये कहना चाह रहा है कि जो 2026 के लिए आप लोगों के एक्सपेक्टेड है, मतलब आप लोगों के लिए आ सकता है, वो कौन सा है। सबसे पहले आपको मोड्स का पता होना चाहिए, जो मोड्स मैंने पढ़े हैं आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोग मोड पढ़ लें, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड किस वजह से जो है ना वो डिफ्यूज होती है या जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है, आगे समझ, और उसके बाद परसेंटेज उनकी, ये मतलब आने की चांसेस हैं। ये MCQs आप लोगों ने देख लेने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अच्छा चलें, अब बच्चों जी आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए, जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं, वो आप लोगों ने ये इनहेलेशन और एक्सेलेशन का मेन प्रोसेस आप लोगों ने देख लेना है। वहाँ से MCQs भी बन सकते हैं, ठीक है, कौन से मसल रिलैक्स हो रहे हैं, कौन से मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आसान सी बात है, बुक रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, और अगर नहीं आएगी तो मेरे पास आइएगा, ठीक है। चलें जी, वैसे इंशाल्लाह आगे आई थिंक इसको एक्सप्लेन भी किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, इतना मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, आपको हर चीज़ तो समझाई हुई है। हार्मफुल केमिकल्स इन स्मोक, स्मोकिंग का असर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है, निकोटीन पाई जाती है, हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है ये। उसके बाद तार, ये पाया जाता है, कार्सिनोजेनिक मतलब सब्सटेंस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये HB के साथ बाइंड करती है बच्चों, आई समझ। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाते हैं ना, तो हमारी जो हमें हीमोग्लोबिन है वो फिर ऑक्सीजन के साथ उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। अब अगर आप लोगों से पूछ ले सबसे ज़्यादा अफिनिटी किसकी है हीमोग्लोबिन के साथ मतलब जुड़ने की, कोई मुझे बताएगा। सबसे ज़्यादा अफिनिटी बच्चों वो कार्बन मोनोऑक्साइड की है। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ मच मोर अफिनिटी देन CO2 देन O2, किसके लिए भाई, बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज़्यादा तेजी के साथ कौन बाइंड करेगा, सबसे ज़्यादा खुशी के साथ, इंटरेस्टिंग वे में कौन बाइंड करेगा, तो वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बच्चों। चलिए, MCQs ऑलरेडी पूछा हुआ है, किसी अकेडमी के टेस्ट में आया हुआ है या फिर बोर्ड के पेपर में, लेकिन आया हुआ है, कन्फर्म है ये। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया, ये भी इरिटेंट्स हैं, साफ ज़ाहिर सी बात है। साइनाइड पाया जाता है, टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं डैमेज क्या होता है बच्चों, पैरालिसिस हो जाती है ऑफ सीलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। ये नम्स का पॉइंट मतलब पूछा भी जा सकता है, जैसे आप 2024 के नम्स को देखें तो वो टफ आया था MBBS लेवल पे। हाइपर सेक्रेशन ऑफ म्यूकस होती है, रिड्यूस्ड O2 कैरिंग कैपेसिटी यानी CO टॉक्सिसिटी हो जाती है, साफ जाहिर सी बात है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियुलर वाल्स, एल्वियुलर वाल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आप लोगों को एम्फीसीमा या फिर एस्थमा ये वाली बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए तो सिगरेट से मना किया गया, ठीक है। अब डिजीज देख लेते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देख लेते हैं, परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है बच्चों, सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन उसकी हो जाती है, वाल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रोनिक कफ स्टार्ट हो जाती है, खांसी, ठीक है। उसके बाद म्यूकस हाइपर सेक्रेशन, म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जी एम्फीसीमा में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियुलर वाल्स। अब एम्फीसीमा वाला MCQ आया हुआ है MD-CAT में, इसलिए इसको बोल्ड भी किया हुआ, लगाया भी अवेलेबल। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियुलर वाल्स, ठीक है। और इसका क्या होता है, जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। अब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो फिर बच्चों जब आप लोग सांस लेते हैं या बाहर निकलते हैं तो फिर अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं,
ठीक है। और इस्थमा वाले मरीजों को भी होता है और एम्फीसीमा वाले मरीजों को भी होता है, मतलब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। लेकिन अगर वो बेसिक बात आप लोगों से पूछ ले, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वाल ये किसका करैक्टरिस्टिक है, तो आप लोगों ने किसका बताना है, एम्फीसीमा का बताना है। लंग कैंसर हो सकता है, अनकंट्रोल मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ हो सकती है, स्मोकिंग इज कॉज ऑफ 90% केसेस, ठीक है, लंग कैंसर के। इस्थमा की मैं बात कर लेता हूँ। इस्थमा क्या है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड ट्रिगर्स, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयरवेज की, तो इस वजह से जो है वो सांस तंग हो जाता है बच्चों, ठीक है। और ये मतलब एलर्जेंस की वजह से ही होता है। किसी को फूल से एलर्जी हो जाती है, फूलों से एलर्जन हो स्टार्ट हो जाते हैं। कभी आप लोग देखें जब गंदा वगैरह की कटाई होती है तो भूसे की वजह से वो जो होता है वो भी एक किस्म की एलर्जी, जो खाक डस्ट होती है, ठीक है, वो उसकी वजह से भी होता है। आगे समझ, तो डिफरेंट एलर्जेंस की टाइप हैं। किसी को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, आई समझ। तो जब एलर्जेंस होते हैं ना, मतलब अब वो एलर्जेंस अगर आप लोगों की एयरवेज के जरिए से अंदर जाते हैं तो फिर वो आप लोगों का जो अंदर का सारा सिस्टम है गैसेस एक्सचेंज का, उसको फिर वो डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। आगे समझ इस चीज़ की। नमूनिया या टीबी देख लेते हैं। सीवियर पल्मोनरी इन्फेक्शंस एग्रीवेटेड बाय कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। नमूनिया भी हो सकता है आप लोगों को, जब बार बार आप लोग ना एक ही चीज़ से ना डिजीज़ से आप लोग अटैक हो रहा हो आप लोगों को, तो इन्फेक्शंस जो है ना वो फिर आप लोगों को किसकी तरफ लेके जाते हैं, अमोनिया फिर टीबी। कैटेज़म को भी मतलब देखो उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया था, टीबी भी था, लेकिन वो फिर भी अपनी कौम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। और आज कौम क्या सिला दे रही है वो आप लोगों को पता ही है। रिपीटेड एमडी कैट पॉइंट देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड विद हीमोग्लोबिन 200 बच्चों देखो 200 यानी 200 टाइम मोर स्ट्रॉन्गली देन O2। एमसीक्यूज बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। चलें जी, फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ये। यहाँ तक समझ आ गई है। चलें जी, अब हम ना इसके देख लेते हैं प्राइमरी काज। ब्रोंकाइटिस का प्राइमरी काज स्मोकिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्रोनिक कफ होते हैं, म्यूकस वीजिंग मतलब साउंड आती है। एम्फीसीमा लॉन्ग टर्म स्मोकिंग की वजह से होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलर सेप्टा वाल को ही कहते होते हैं। इस तरह में क्या होता है, एलर्जेंस या जेनेटिक्स इसका काज है। एयर विद कंस्ट्रिक्शन, वीजिंग, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। बच्चों इस तरह ना ये आप लोगों को पता है ये मतलब जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। आगे समझ इस चीज़ की। तो निमोनिया आप लोग देखेंगे ना, अगर किसी के दादा परदादा को था, आगे उसकी बेटी को या बेटे को होगा, फिर उसके आगे उसकी औलाद को, किसी ना किसी एक को जरूर होता है। अब बैक्टीरिया या वायरस, फीवर होता है, कफ होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन एल्वियोलाई में हो जाती है। लंग कैंसर को देख लेते हैं। कार्सिनोजेन स्मोकिंग होता है, क्रोनिक कफ हो जाती है, अच्छा हीमोपोटाइसिस हो जाती है। हीमोपोटाइसिस क्या है, ब्लड स्पुटम, ठीक हो गया। अब जैसे आप लोग हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है। अब मतलब स्पुटम ये है कि जब आप लोग अंदर का जो मतलब हमारे जो लंग्स वगैरह से ना जो भी फ्लूइड मटेरियल बाहर आएगा उसके अंदर ब्लड होगा, ठीक है। आगे समझ इस चीज़ की। चलें, वेट लॉस, इसके अंदर क्या होता है, वेट लॉस भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जो वॉल्यूम और कैपेसिटीज। टाइडल वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, वैल्यू। टाइडल वॉल्यूम कितना बच्चों, 500 ml है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का टेबल है, इसको देखिएगा। एग्जाम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। नॉर्मल क्विट ब्रीथिंग वॉल्यूम, नॉर्मल हमारा ब्रीथिंग का वॉल्यूम कितना है, वो 500 ml है, यानी 0.5 लीटर। ऐसे ऐसे है, 0.05 लीटर है। चलें, अब देखो ये 500 ml है बच्चों। आगे समझ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV वो कितना है बच्चों, 3000 है, 3000 ml, यानी एक्स्ट्रा वॉल्यूम फोर्सिबली इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल, ठीक हो गया। टाइडल वॉल्यूम बच्चों, एक मतलब हमने मतलब आराम से सुकून से सांस ले ली, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं फोर्सिबली हम जितनी भी सांस ले सकते हैं वो लें, तो उसको बच्चों आप लोग क्या कह रहे हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व कर रहे हैं आप लोगों को, कितना है, 3000 ml है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कितना है, 1100 ml है। बच्चों ये वैल्यू चेंज हो सकती है, आप लोगों ने अपनी बुक को फॉलो करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान की कुछ बुक्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, कुछ जो है वो न्यू हो गई हैं, तो वैल्यू चेंज हो सकती है। आप लोगों ने सिर्फ अपनी बुक को फॉलो करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा वॉल्यूम फोर्सिबली एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। आगे मतलब हमने एक मतलब नॉर्मली एक्सहेल कर लिया, हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी हवा हमारे लंग्स से निकल जाए, तो फिर जो वॉल्यूम है यानी वो वॉल्यूम जो हम फोर्सिबली बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन एयर का, तो वो कितना बच्चों उसको क्या कहते हैं, वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और वो 1100 ml है। वाइटल कैपेसिटी देख लेते हैं, वो 4600 ml है, ठीक है, यानी मैक्सिमम एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, ठीक हो गया, ये नाम का पॉइंट है। टोटल लंग कैपेसिटी बच्चों ये 6000 ml है, ठीक है। आगे समझ, यानी 6 लीटर भी आप इसको कह सकते हैं। अब देखो ये वेरी करेगी, किसी पीटीबी में भी शायद ये लिखा हुआ है 5 लीटर, तो ये मुख्तलिफ वैल्यू होंगी, आप लोग अपनी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। कल को अगर एमसीक्यूज आ भी जाएगा तो आप लोग जस्टिफिकेशन तो होगी ना, फिर बुक को देखो ये, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन एंड कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम वर्सेस वाइटल कैपेसिटी, ये आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों से वो पूछ ले। ओके मेरे बच्चों, जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, यहाँ तक मजीद आप लोगों को चीज़ें मैंने क्लियर करा दी हैं, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंज साइट कहाँ पे है, एल्वियोलाई होती है, वन सेल थिक होती है। O2 ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में होती है। चलें जी, CO2 ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, ये बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में होती है। मेन ब्रीथिंग मसल कौन सा है, वो डायाफ्राम है, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया सपोर्ट क्या कहता है, सी शेप कार्टिलेज रिंग होते हैं जो कि कोलैप्स से बचाती हैं। सर्फेक्टेंट का क्या रोल होता है, लोअर सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन प्रिवेंट एल्वियोलर कोलैप्स, ठीक हो गया, यानी एल्वियोलर कोलैप्स को रोकता है ये। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम 500 ml, वाइटल कैपेसिटी 4600 ml, ठीक है। स्मोकिंग इफेक्ट, एम्फीसीमा, लंग कैंसर, ये सारा कुछ। हाई यील्ड एग्जाम समरी आप लोग देख लें। एल्वियोलाई प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, O2 हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में। बाइकार्बोनेट जो CO2 है उन सूरत में जब जाती है वो 70% AFNS में पूछा गया। CO बाइंड स्ट्रॉन्गर देन O2, कितना टाइम, 200 टाइम, ये देख लो, यानी 200 टाइम्स। स्मोकिंग काज एम्फीसीमा डिस्ट्रॉय एल्वियोलाई, और ये बहुत रिपीटेड मतलब बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है।
तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर्स कवर हुआ जाता है। नेक्स्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंशाल्लाह लेक्चर थोड़ी देर का स्टार्ट करता हूँ, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलें जी, इसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हाफिज़ मेरे बच्चों, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अब सबको जो है ना वो मज़ीद खुशियाँ दे, आप सबके जो है ना वो बेटियों के नसीब अच्छे करे, बेटों के नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबी दें। चलें।